रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी ट्राइडेंट चैप्टर 40 की वीडियो को। शुरू में तो उन्होंने बताया हुआ कि इस चैप्टर में कौन कौन से ड्रग्स को डिस्कस किया है। यहाँ पे आते हैं ओवेरियन हार्मोन्स में। सिंपल सी बात है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एलएच और एफएसएच को रिलीज करता है और शुरू में मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज होता है। उसके अंदर जो ओवरीज होती हैं वो एस्ट्रोजन्स को रिलीज कर रही होती हैं। फिर एलएच सर्ज जाता है जिसकी वजह से ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन के बाद जो सिक्रीटरी फेज होता है उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रही होती है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद जो ओवरी होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो चुकी होती है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। दोनों के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, तीनों स्टेरॉयड हार्मोन हैं। तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इससे सेल मेम्ब्रेन में एंटर होते हैं। इनके साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं जो साइटोसोल में मौजूद अपने रिसेप्टर से अटैच होते हैं और फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके आपके पास मॉड्यूलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर रहा होता है, यानी कि डीएनए वगैरह पे काम करता है। ओके, के बाद एस्ट्रोजन की बात की जाए तो इनकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। तो वैसे तो ओरली भी खाते हैं लेकिन वैसे कम होती है। इसकी दूसरी फॉर्म्स भी हैं जैसे कि ट्रांसडर्मल पैच हो गया, वेजाइनल क्रीम्स हो गई और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गए। कुछ इंजेक्शन बहुत लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं। एस्ट्रोजन ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्राडायोल होता है, उसके अलावा एस्ट्रोन भी है, एस्ट्रायोल भी है। मजीद आपको मैं बताऊं तो एस्ट्रोजन का मेन काम क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इनको फार्माकोलॉजिकली यूज़ कर रहे होते हैं। यानी फार्माकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ है इसका वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में है। ओके के बाद एक कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन होती है प्रिमेरन, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी होते हैं जैसे कि एथेनाइल एस्ट्राडायोल हो गया, मेस्टानोल हो गया। इसको हम आमतौर पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिला के दे रहे होते हैं। तो एस्ट्रोजन का मेन यूज़ क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। प्रोजेस्टेरॉन का मेन यूज़ क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सही हो की बात। अच्छा जी, एस्ट्रोजन के मुख्तलिफ बॉडी पे इफेक्ट्स क्या होते हैं। जेनेटेरियल स्ट्रक्चर्स को आफ्टर बर्थ डेवलप करने में, वजाना हो गया, यूट्रस हो गया, यूट्राइन ट्यूब्स हो गई, इनको डेवलप करने में रोल प्ले कर रहा होता है। चाइल्डहुड में जो ग्रोथ स्पर्ट होता है, एकदम कद बढ़ता है, उसमें इसका रोल प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स को मेंटेन कर रहा होता है। प्रेगनेंसी के अंदर प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। और अगर मेल्स में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो वो उनके अंदर गायनेकोमैस्टिया कॉज कर रहा होता है। और उसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में रोल प्ले कर रहा होता है। कुछ इसके नॉन सेक्सुअल रोल्स भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ाता है जिसकी वजह से कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड को इंक्रीज करता है। इसी तरह सीरम प्रोटीन लेवल्स को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, बोन रिजॉर्प्शन कम करता है, तो ये बोन का सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। ठीक हो की बात। अच्छा, और इसी तरह से इसका नेगेटिव फीडबैक होता है, ये जाके GnRH को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से LH और FSH कम हो जाते हैं। ऑलराइट। और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता है जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को ये कम करता है। इसके क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए तो एक तो हाइपोगोनाडिज्म में यूज़ करेंगे, फीमेल्स में जाहिर सी बात है अगर कम एस्ट्रोजन बन रही है तो हम एस्ट्रोजन दे देंगे। दूसरा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। तीसरा मैंने आपको बताया बोन को चौकीदार है तो ऑस्टियोप्रोसिस को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं, खासतौर पर मेनोपॉज के पास फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन कम हो जाती है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और चौथा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिला के इसको दिया जा सकता है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो एक तो हड्डियों की ग्रोथ को रोक देता है क्योंकि क्लोजर ऑफ एपिफिस करवाता है। शुरू में ग्रोथ बढ़ा रहा है लेकिन ग्रोथ पीरियड कम कर देता है। सही की बात, ग्रोथ तेज करवाता है लेकिन ग्रोथ पीरियड कम कर देता है। एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस को बढ़ाता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को बढ़ाता है। और चूंकि क्लॉटिंग को बढ़ा रहा है इसलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, इन चीज़ों के चांसेस को भी बढ़ा देता है। सही की बात। हेडेक, माइग्रेन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, सब कुछ कॉज करता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स प्रोजेस्टेरॉन भी कॉज करते हैं, एस्ट्रोजन भी, क्योंकि एस्ट्रोजन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो गॉल ब्लैडर के मूवमेंट्स को कम करते हैं। ओके के बाद अगर हम इसके लिवर के इफेक्ट्स को कम करना चाह रहे हैं तो हम ओरल रूट से नहीं देते, किसी और रूट से देते हैं ताकि लिवर के पास कम एस्ट्रोजन जा सकें। डेस एक इसकी फॉर्म होती है जो कि अब तो बहुत कम यूज़ की जाती है। पहले कुछ फीमेल्स इसको इसलिए यूज़ कर लेती थी क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे उनकी प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रह पाएगी, लेकिन इसकी वजह से उनका जो फीमेल फीटस है उसको नुकसान होता था, उसकी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती थी। और उसके अलावा फीमेल्स के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा हो गया, ये वो कॉज होते थे। तो डेस के बड़े नुकसान हैं, अब इसको बहुत कम यूज़ करते हैं नुकसान की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन पे आते हैं अब हम। प्रोजेस्टेरॉन भी एक ब्रॉडर ग्रुप है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर खासतौर पर यूज़ हो रहा होता है। एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये इसका इंजेक्शन लगा दें 3 महीने तक भी कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर लेता है। जो ओल्डर प्रोजेस्टेरॉन थे जैसे कि L-नॉर्जेस्ट्रोल हो गया या नॉरएथेनड्रोन हो गया, इनके हमारे पास एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स यानी कि मेल इफेक्ट्स, मुंह पे बाल वगैरह ग्रो होना, ये ज़्यादा थे। जो न्यू है नॉर्जेस्टिमेट हो गया, डेसोजेस्ट्रोल हो गया, इनके वो इफेक्ट्स कम होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की तरफ आया जाए तो एक तो को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सिक्रीटरी चेंजेस करता है ये एंडोमेट्रियम में, यानी कि स्पायरल आर्टरीज की ग्रोथ, ग्लैंड्स वगैरह ग्रो करवाना, ये काम कर रहा होता है। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करता है, यानी कि यूट्रस की ग्रोथ को यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को निर्भर करता है ताकि लेबर ना हो और प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके। उसके अलावा डेपोजिशन ऑफ फैट कॉज करवा रहा है, एंड ओवुलेशन कॉज कर सकता है फीमेल्स के अंदर, सप्रेस्ड गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन
टेम्परेचर को बढ़ाता है, सर्वाइकल म्यूकस की प्रोडक्शन को करवाता है, ये सारे काम है। क्लिनिकल यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ इसका है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, और कुछ फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उन्होंने कहा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मेथड में इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिसिटी वैसे तो इसकी काफ़ी कमी होती है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो ये HDL को कम करता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, और उसके अलावा इसको देने के काफ़ी देर बाद भी ओवुलेशन कई दफ़ा नहीं हो पाती, और बोन डेंसिटी को कम करता है। एस्ट्रोजन्स बोन को चौकीदार थे, लेकिन चूंकि प्रोजेस्टेरॉन भी LH और FSH को इनहिबिट करता है, तो LH और FSH की इनहिबिशन की वजह से एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जाहिर बात है, जब बोन का चौकीदार कम होगा तो बोन रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो प्रोजेस्टेरॉन डायरेक्टली बोन को खराब नहीं करता, लेकिन चूंकि ये एस्ट्रोजन को कम करता है, इसलिए हम कहते हैं ये बोन को खराब करता है। डाउन की बात, अब आते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरफ। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी चीज़ है जिसमें हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं। इसमें मेनली हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होती है, तो हम 3 तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे सकते हैं। नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन ओनली, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। नंबर 2 होती है कांस्टेंट डोजेज, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन दोनों की एक ही जैसी डोज पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में दी जाती है। और नंबर 3 होती है कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन, इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जो रेशो है उसको हम चेंज करते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हम बाइफेजिक भी हैं, ट्राइफेजिक भी हैं, क्वाड्रिफेजिक भी होती है, ठीक है। जबकि जो कांस्टेंट डोज थी उसको मोनोफेजिक कहते हैं। कुछ पोस्ट क्वार्टर कॉन्ट्रासेप्टिव भी हो सकती है, यानी कि इंटरकोर्स के बाद 72 घंटे तक हम ये कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं। इसका मैकेनिज्म हमें इतने सही से नहीं पता। ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो 2 तरीके से काम करते हैं। अगर तो प्रोजेस्टेरॉन वगैरह आप सिस्टेमिकली दे तो जाहिर सी बात है ये जाके LH और FSH को इनहिबिट करेंगे, ताकि वो LH सर्ज ना हो सके, ओवुलेशन ही ना हो सके। जाहिर बात है, अगर एग रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकेगी। और दूसरा ये काम क्या करते हैं, जो लोकल इफेक्ट्स है बेसिकली एस्ट्रोजन के, वो होता है सर्वाइकल म्यूकस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, म्यूकस की प्रोडक्शन करवाता है, अल्टीमेटली स्पर्म को एंटर ही नहीं होने देता है, कि चाहे एग हो भी स्पर्म जाकर फर्टिलाइजेशन ही ना कॉज कर सके। तो ये 2 तरह के आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए। अच्छा जी, उसके अलावा क्लिनिकल यूजेज, अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एक तो काम ये होगा ना कि प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, इसके अलावा भी फायदे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कैंसर, इन चीज़ों के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी के अंदर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। माइल्ड टॉक्सिसिटी होती है ये हेडेक, नोजिया वगैरह हो गया। मॉडरेट होती है जैसे कि वेट गेन, और स्वेयर जो होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 1 थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को इंक्रीज करना इसकी टॉक्सिसिटी हो गई। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जिस वक्त मेंस्ट्रुएशन होनी होती है उसके अलावा भी किसी वक्त अगर ब्लीडिंग हो जिसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं। उसके अलावा डिप्रेशन हो गया, स्किन पिगमेंटेशन हो गई, इस तरह के ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, हेडेक हो गया, ये वाले काम भी ये कॉज कर रहे होते हैं। फिर आते हैं एंटी एस्ट्रोजन या एंटी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक हो की बात, इसमें हमारे पास है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, सर्म्स भी कहते हैं हम। ये ऐसे रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं कि अब एस्ट्रोजन के बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं, तो कुछ रिसेप्टर्स को ये एगोनिस्ट हैं और कुछ के एंटागोनिस्ट हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टैमॉक्सिफिन। टैमॉक्सिफिन को हम यूज़ कर रहे होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो ब्रेस्ट के अंदर एस्ट्रोजन का ये एंटागोनिस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ यूट्रस के अंदर ये एस्ट्रोजन का एगोनिस्ट है, तो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करता है और यूट्राइन कैंसर के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इसी तरह से कुछ जगहों पे एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट है, इसी वजह से हॉट फ्लशेस कॉज कर सकता है, और कुछ जगह पे ये एगोनिस्ट है, इसी वजह से डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकता है। ओके के बाद टैमॉक्सिफिन ही की तरह एक और होता है टोरिमिफिन। डन। और उसके अलावा बोन के ऊपर भी इसका एस्ट्रोजन एगोनिस्ट इफेक्ट ही है, यानी कि जिस तरह एस्ट्रोजन बोन की चौकीदार होती है, टैमॉक्सिफिन भी बोन का चौकीदार होता है। रेलॉक्सिफिन के सारे वही इफेक्ट है जो कि टैमॉक्सिफिन के हैं, सिर्फ फर्क ये है कि टैमॉक्सिफिन यूट्राइन कैंसर के चांसेस बढ़ाता है, यानी यूट्रस पे एस्ट्रोजन एगोनिस्ट है, जबकि ये यूट्राइन कैंसर के चांसेस को नहीं बढ़ाता। सही। रेलॉक्सिफिन ही की तरह होता है आपके पास बेजोडॉक्सिफिन। ऑलराइट। क्लोमिफिन क्या होता है? क्लोमिफिन एस्ट्रोजन के जो ओवरीज पे इफेक्ट्स हैं, जो ओवुलेशन कॉज करने इफेक्ट्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, एगोनिस्ट है। लेकिन जो एस्ट्रोजन LH और FSH को इनहिबिट कर रही थी, जो नेगेटिव फीडबैक था उसको एंटागोनाइज करता है, यानी LH और FSH को कम नहीं होने देता, वो उनको भी आने देता है, और आगे जो FSH और आगे जो एस्ट्रोजन ओवरी पे काम करी उनको भी बढ़ाता है। तो यानी कि ओवुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और इसकी टॉक्सिसिटी भी ये है कि ज़्यादा ओवुलेशन हो जाए तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। ये तो हो गए जो सारे वो एंटागोनिस्ट जो कहीं पे एंटागोनिस्ट थे और कहीं पे एगोनिस्ट। कुछ होते हैं प्योर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे कि फुल वेस्टर्न, ये सारे को एंटागोनाइज ही, सारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज ही करते हैं। सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात की जाए तो इसमें आपके पास एरोमेटेज इनहिबिटर्स होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन से प्रोड्यूस होती हैं विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज। तो एरोमेटेज इनहिबिटर जैसे कि एनास्ट्राजोल हो गया, लेट्रोजोल हो गया, ये आपके पास एस्ट्रोजन को बनने नहीं देंगी। इसी तरह डानाजोल जो होता है वो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देता है, और उसकी इनहिबिशन की वजह से स्टेरॉइड सिंथेसिस नहीं हो पाता, एस्ट्रोजन नहीं बन पाती। उसके साथ ये थोड़ा बहुत एगोनिस्ट है, एंड्रोजन एगोनिस्ट है, प्रोजेस्टेरॉन एगोनिस्ट है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एगोनिस्ट है, और यूज होता है एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में। फर्टिलिटी को खास इंप्रूव नहीं करता है, एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट यूज होता है। क्लोमिफिन जो होता है ये फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में भी यूज होता है।
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर पल्सटाइल रिलीज हो तो वो एलएच और एफएसएच को बढ़ाता है, लेकिन अगर हम लियोप्रोलाइड यानी कि गोनेडोट्रोपिन एनालॉग जो है उसको कॉन्टिन्यूस दिए जाएंगे तो एलएच और एफएसएच जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट भी होते हैं जिसका नाम है गैनिलेक्स या सेटोरेलेक्स, यानी चाहे एगोनिस्ट को कॉन्टिन्यूसली दे दो या एंटागोनिस्ट दे दो, दोनों सूत्रों में जीएनआरएच कम होगा, एलएच और एफएसएच कम होगा। एंटीप्रोजेस्टेंस की बात की जाए तो ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज होते हैं, यानी कि अबॉर्शन के लिए यूज होते हैं विद इन 49 डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन। ये होते हैं इसमें नाम आता है आपके पास मिफीप्रोस्टोन और एक प्रोस्टाग्लैंडिन ई एनालॉग जिसका नाम है मिसोप्रोस्टोल। 95% केसेस में प्रेगनेंसी को खत्म कर देते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी ये होती है कि प्रेगनेंसी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है और ये वो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड्रोजन्स की बात की जाए तो इसमें मेन आता है आपके पास टेस्टोस्टेरोन और फिर इसी की एक एक्टिव फॉर्म है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये ब्लड के अंदर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अटैच फॉर्म में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता है। ये मेल्स हों या फीमेल्स हों, दोनों के अंदर प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ वगैरह करवाता है। और मेल्स के अंदर खासतौर पे यूट्रस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और एपिडिडिमस, वास डिफरेंस इनकी ग्रोथ वगैरह करवाता है। और टेस्टोस्टेरोन की एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये जो होता है ये जेनेटेलिया के डेवलपमेंट वगैरह करवाता है और डिसेंड ऑफ टेस्टिस को रोल प्ले करता है और प्रोस्टेट के डेवलपमेंट में डीएचटी रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा जी, एंड्रोजन्स जो होते हैं इनके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी सेक्स के ऊपर इफेक्ट्स भी होते हैं, और एनाबॉलिक इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि मसल ग्रोथ वगैरह करवाना। तो इसके हमने कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए जिनके एनाबॉलिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हों, जैसा कि ऑक्जेंड्रोलोन, स्टेनोजोल। इनके एनाबॉलिक इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मसल ग्रोथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं, तो ये बॉडी बिल्डर्स वगैरह इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले बता चुका हूँ, इसका एस्ट्रोजन वाला ही होता है। इफेक्ट्स हमने देख लिया, मेल फीटस के अंदर क्या इफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा मेल पैटर्न बैलेंस भी कॉज करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन वगैरह को पता है स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं, बोन डेंसिटी को मेंटेन करते हैं। अच्छा जी, क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए, हाइपोगोनेडिज्म में ट्रीट करने में रोल प्ले करेगा, रेड ब्लड सेल्स को बेहतर करने में रोल प्ले करेगा, वेट गेन में रोल प्ले करेगा, एथलेटिक परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। ठीक होगी बात। टॉक्सिसिटी की बात की जाए, फीमेल्स के अंदर तो ये विरलाइजेशन कॉज करेगा, लेकिन मेल्स के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया जाएगा तो मेल्स को भी तबाह करने में रोल प्ले करेगा। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल लेगी और उसके अंदर फीमेल फीटस होगा तो वो फीमेल फीटस की जेनेटेलिया को भी एम्बिगुअस कर देगा। और उसके अलावा लिवर को खराब करने में रोल प्ले करता है, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस करवाता है, हेपेटाइटिस और कार्सिनोमा करवाता है। एंटी एंड्रोजन्स की बात की जाए तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपके पास जीएनआरएच रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप जीएनआरएच को कॉन्टिन्यूसली रिलीज करवाओ तो एलएच और एफएसएच नहीं बनेगा, तो ये होगा आपके पास ये होगा आपके पास लियोप्रोलाइड, ठीक है। और उसके अलावा जीएनआरएच एंटागोनिस्ट भी यूज कर देते हैं, जैसे कि अबरलेक्स या देगरलेक्स। ज़्यादातर एंटी एंड्रोजन्स प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वगैरह को ट्रीट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, जीएनआरएच वगैरह हो गया। फिर आपके पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ही कम कर सकते हैं हम स्टेरॉइड सिंथेसिस को इनहिबिट करके विद द हेल्प ऑफ कीटोकोनाजोल, जो कि वैसे तो एक एंटी फंगल है, लेकिन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इस कन्वर्जन को हम इनहिबिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5-alpha reductase इनहिबिटर्स, क्योंकि इस कन्वर्जन को कौन करता है? 5-alpha reductase। इसमें आपके पास नाम आता है फिनास्टेराइड का और डोटेस्टेराइड का। इसमें यह है कि सिर्फ डीएचटी कम होगा, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहेगा, तो इसलिए लिबिडो वगैरह नॉर्मल रहेगा, लेकिन डीएचटी कम हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर ट्रीट हो जाएगा। और फिर फाइनली हम रिसेप्टर इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि फ्लूटामाइड होगा, स्पिरोनोलैक्टोन होगा। स्पिरोनोलैक्टोन वैसे एक आपके पास पोटेशियम स्पेरेंट डाययूरेटिक होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।